हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। मतलब अगर अभी तक आप लोगों ने हिंदी की तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपका पेपर नज़दीक होगा वैसे में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम अभी से आपको पूरी हिंदी की तैयारी करवा रहे हैं। मतलब पूरे किताब से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हिंदी में क्या क्या आएगा और कहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो मैं दावा करता हूँ, अगर आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप 100 में 100 नंबर आसानी से ला पाओगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपसे एक भी चीज़ मिस ना होने पाए। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, फिर क्या करेंगे, हम आपका गद्यांश देखेंगे और जीवन परिचय देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कितने? 10 प्रश्न, 10 नंबर के। ठीक है, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। मतलब आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राय कृष्णदास और रामबक्ष बेनीपोरी। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो मैंने टिक लगा रखा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो हैं वो जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। ठीक, इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले और शंख बजे के लेखक कौन हैं? आपको ऑप्शन कई मिलेंगे, आपको लगाना है कन्हैयालाल मिश्र पर। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं, तो आप बताएंगे कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अज्ञेय का काव्य संकलन है। अज्ञेय जो है उनका काव्य संकलन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखना। तो निम्न में से अज्ञेय का काव्य संकलन जो है वो है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय का काव्य संकलन है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि हरी घास पर क्षण भर निम्न में से किसकी रचना है, तब भी आप बताएंगे अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद की विशेषता क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, छायावाद, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी युग हैं इन सभी की विशेषताएं आपको एक बार जरूर पढ़नी है, क्योंकि विशेषता से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, यानी 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है विशेषताओं से। ठीक है, तो छायावाद की विशेषता क्या है? ये है सौंदर्य और प्रेम। छायावाद की विशेषता सौंदर्य और प्रेम है। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। दिनकर जो एक कवि हैं, ठीक है, उनकी रचना कौन सी है? इनमें आपको ढूंढना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें जब आपको रचनाएं याद होंगी तभी तो आप लिख पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं 2-2, 4-4 इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है। ठीक है, जैसे पूछा गया निम्न में से दिनकर की रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे परशुराम की प्रतीक्षा, जो ऑप्शन नंबर बी है, ये दिनकर की रचना है। ठीक है, इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? तो आपको बताना है कि गारसा द तासी, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर गारसा द तासी आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं। ठीक है,
इतना क्लियर, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में अब यहाँ से देखिए, ये भी आपका 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये होता है कि नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो 10 नंबर में पूछे जाएंगे। चलिए आज हम आपको गद्यांश से प्रश्न उत्तर कैसे निकालते हैं वो भी सिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो गद्यांश आपका 10 नंबर में आता है, तो एक ही गद्यांश से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को जरा ध्यान से यहाँ से देखना। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ते हैं। दिया गया है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, इसकी परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। ठीक है, इसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसके लिए नए स्रोतों यानी नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए उद्देश्यों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, ये हो गया आपका गद्यांश। तो जब यहाँ से पढ़ने में समझ आ रहा है कि भाषा एवं संस्कृत का एक अटूट अंग है, ठीक है, तो भाषा स्वयं जो है वो संस्कृत का अटूट अंग है, तो ये चैप्टर कौन सा है? ये आपका चैप्टर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता। ठीक है, ये चैप्टर है। तो अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा पाठ यानी कि ये गद्यांश पढ़ा, अब इसके हमको पता चल गया ये कहाँ से है, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, और इसके लेखक जो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक जो है, उसके बाद जो शीर्षक होगा उसको काले पेन से लिखेंगे, भाषा और आधुनिकता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का तरीका समझिए। जब लिखा होगा प्रयोग गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक जो है भाषा और आधुनिकता है तथा लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ठीक है, इतना क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सभी पाठों के नाम और उनके लेखक याद रखने, ताकि 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा किसका अटूट अंग है। ठीक है, अगर इस प्रकार से दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको गद्यांश में ढूंढना है। जब यहाँ पर लिखा है भाषा किसका अटूट अंग है, तो आपको इसमें ढूंढना है अटूट अंग, जहाँ पर दिख जाए तो वहीं से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे शुरुआत में ही लिखा है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। इतना क्लियर। तो अब इसका आंसर देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे पूछा गया भाषा किसका अटूट अंग है, तो आप लिखेंगे भाषा संस्कृत का अटूट अंग है। ठीक है, भाषा किसी भी संस्कृत का महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया गया है। भाषा समाज में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार से अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने आप से नहीं लिख सकते हैं तो अगर आप इतना भी लिख लेंगे कि भाषा संस्कृत का अटूट अंग है, फिर भी आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है भाषा किसका अटूट अंग है, तो आपको बताना है भाषा संस्कृत का अटूट अंग है। ठीक है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी गति विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर इस चैप्टर से आएंगे तो यही आएंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि किसकी गति विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है, तो आप लिखेंगे कि संस्कृत की गति विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि भाषा संस्कृत का अटूट अंग है और इसकी गति विज्ञान से जोड़ी जाती है। ठीक है, इसका तात्पर्य इतना ही है कि इसकी गति किससे जोड़ी जाती है, तो आप इतना ही लिखेंगे संस्कृत की गति विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है। सांस्कृतिक हलचलें जो हैं वो किसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो अब देखिए, पहले हम इसमें पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर देते हैं। ठीक है,
जैसे कि यहाँ से पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इतना आंसर हमको मिल गया। अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे। इसमें लिखा गया है सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम लिखेंगे कि सांस्कृतिक हलचलें शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सिर्फ वही इसमें लिखा गया है, तो आंसर लिखने का तरीका आप लोग समझ रहे हैं। जो गद्यांश दिया जाएगा उसी में से हमको निकाल कर कुछ अपने तरफ से जोड़कर आराम से लिख देना है। 2 नंबर आपको यहाँ भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सारे प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया जाता है कि भाषा परिवर्तनशील क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिला। अब देखिए गद्यांश में, ठीक है, गद्यांश हम पढ़ेंगे भाषा परिवर्तनशील क्यों है। तो हमने लिखा है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है और इसकी परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप इससे अच्छा भी लिखिए, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच में मिल रहा है परिवर्तनशील और गतिशील, बस यही आपको इसमें छाप देना है, फिर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो देखिए हमने लिखा है कि समाज द्वारा निर्मित भाषा परिवर्तनशील है क्योंकि समय के साथ परंपराएं, रीतियां, मूल्य आदि परिवर्तित होते हैं जिसका प्रभाव भाषा पर पड़ता है, इसलिए भाषा में परिवर्तनशील होना आवश्यक होता है। इस प्रकार से अगर आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो खुद से तो जो आपको गद्यांश में मिल रहा है वही आप लोग लिख देंगे, फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। उसके बाद में अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से आते हैं। देखिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कवियों का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, उसके और लेखकों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से। ठीक है, ये आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे, मतलब कवियों का साहित्यिक परिचय 5 नंबर में, लेखकों का साहित्यिक परिचय 5 नंबर में, 10 नंबर में टोटल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कवियों में आपको क्या याद करना है। देखिए जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इन 3 लोगों का अगर आप याद कर लोगे, ठीक है, बस 3 ही जीवन परिचय याद करने हैं। अगर ये 3 याद कर लोगे तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब याद आपको करना है क्योंकि पेपर आप देने जाएंगे, हमको तो देना नहीं है। ठीक है ना, तो समझ रहे हैं आप, तो पेपर आपको देना है, इसलिए आप 3 याद करके जाइए, कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप एक ही याद करते हैं और वो नहीं फंसा तब आप क्या करोगे, है ना। इसीलिए आपको ये 3 याद करने हैं, 3 में से एक आपको 100% मिलेगा। ना मिले तो आप इसी वीडियो में कमेंट करके जाना। ठीक है, मैं दावा करता हूँ यही मिलेंगे, इसमें से एक जरूर मिलेगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये आपको कवियों में याद करना है। उसके बाद में आपका लेखकों में जो आता है वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन तीनों का आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी 2 तो 100% याद ही कीजिए। ठीक है, इसमें से 2, उसमें से 3, अगर 5 याद कर लोगे तो 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं, मतलब जीवन परिचय 100% आना है, इससे ये तो तय है। तो आपको फिक्स नंबर है, बस थोड़ा पढ़ लेना है, बस 10 नंबर आपके तुरंत पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपकी कहानियाँ पूछी जाती हैं। कहानियों में सबसे ज़्यादा सारांश और उद्देश्य पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 2 कहानियाँ याद करनी है, पंचलाइट और बहादुर। ठीक है, ये 2 कहानियों का सारांश और उद्देश्य याद कर लीजिए, 5 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश अगर याद कर लोगे और उद्देश्य याद कर लोगे तो आपको 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये टोटल मिलाकर 45 नंबर पक्के हो चुके हैं। और अगर आप खंड काव्य भी तैयार कर लोगे तो टोटल 50 नंबर आपके 100 में से 50 नंबर आपके फिक्स हैं। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ 2 दिन मेहनत करनी है। जीवन परिचय याद कर लीजिए और ये पंचलाइट कहानियों का सारांश याद कर लीजिए, खंड काव्य याद कर लीजिए, आपके 50 नंबर पक्के हो चुके हैं। इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
नहीं है। खंड काव्य आपके जिले में जो लगता है वो अपने आप से तैयार करिए, ठीक है। हमें तो पता नहीं आपके जिले में कौन सा लगता है, हम अगर तैयार कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप अपने आप से तैयार करिए। और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग याद कीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर आपके पक्के होते हैं। आएगा तो लिख पाओगे, नहीं आएगा तो आप नहीं लिख पाओगे। मतलब आपको अगर आता होगा तभी तो लिख पाओगे ना, इसीलिए आपको कहते हैं ध्यान से देखना, इसमें से आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब काफी बड़ा जो ये लिखा गया है, इसके लिए एक शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि जैसे लिखा है कि जिसे काटा ना जा सके, उसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जिसे काटा ना जा सके वो होता है अकाट्य। क्या होता है? अकाट्य, ठीक है। उसके बाद में जिसकी आशा ना की गई हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 बताएंगे, 10 में से आपको 2 नंबर पक्के करवा देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो वो होता है अप्रत्याशित। क्या होता है? अप्रत्याशित, ठीक है। इतना क्लियर है। जिसे काटा ना जा सके वो होता है अकाट्य, और जिसकी आशा ना की गई हो वो होता है अप्रत्याशित, ठीक है। उसके बाद में लिखा है जो जाना ना जा सके। जो जाना ना जा सके वो होता है अज्ञेय। क्या होता है? अज्ञेय होता है जो जाना ना जा सके। क्लियर। उसके बाद दिया गया है कि जो मर्यादा का पालन करता है, जो मर्यादा का पालन करता है वो होता है मर्यादित। क्या होता है? मर्यादित, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो वंदना करने योग्य हो, जो वंदना करने योग्य हो वो होता है वंदनीय। क्या होता है? वंदनीय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। इन्हीं में से आपको 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है जो वंदना करने योग्य हो वो होता है वंदनीय। उसके बाद में है सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो सदा सत्य बोलता है वो क्या होता है? सत्यवादी होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद में जैसे कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है वो होता है जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए उपकारों को मानने वाला, जो उपकारों को मानता है वो कौन होता है? वो होता है कृतज्ञ। और जो होता है इसमें लिखा है कि किसी के उपकारों को ना मानने वाला वो होता है कृतघ्न। इतना याद रखना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है, और किसी के उपकारों को ना मानने वाला कृतघ्न। इतना याद रखना। ये दोनों अलग अलग हैं, इसी में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है कि जीवित रहने की प्रबल इच्छा क्या होती है? वो होती है जिजीविषा। क्या होती है? जिजीविषा, ठीक है। इतना क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। जीवित रहने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, किसी के उपकारों को ना मानने वाला कृतघ्न, ठीक है, वो मानने वाला कृतज्ञ होता है। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये आपके महत्वपूर्ण निबंध हैं, ठीक है। ये निबंध आपके 9 नंबर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना ये चीज़। निबंध आपके 9 नंबर में पूछे जाते हैं। बस आपको ये 5 तैयार करने हैं और 9 नंबर पक्के कर लेने हैं। कौन से वो निबंध हैं चलिए देखते हैं। तो ये 9 नंबर के लिए पहला आपको तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। क्या है? बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। दूसरा है भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, ठीक है। ये बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में है भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। फिर है भारत में आतंकवाद एवं समस्या समाधान, मतलब आतंकवाद की समस्या एवं समाधान जो है वो भी आपको याद करना है। फिर जो यहाँ से 2 हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, प्रदूषण की समस्या या समाधान, ठीक है। प्रदूषण की समस्या या समाधान। और आखिरी है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ठीक है। ये 5 अगर आप लोग याद करोगे तो 9 नंबर इसी में आपको पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो अभी के अभी आपको ये 5 तैयार करने हैं, ठीक है।
अगर आप नहीं तैयार कर पाते हैं तो नीचे कमेंट करिए, हम आपको हर यानी कि निबंध पर अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और जो भी आपको दिक्कत है वो कमेंट करना है। ठीक है, तो इसके बाद में आपके रस छंद अलंकार बचते हैं, संस्कृत खंड बचता है और आपका एक बचता है निबंध, तो हो गया। फिर बचेगा पत्र लेखन। इतनी सारी चीज़ें अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जिसको भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करें कि पार्ट सेकंड इसका आना चाहिए, तो हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, भारत में आतंकवाद और प्रदूषण की समस्या समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये आपको तैयार कर लेने हैं। 9 नंबर इसी से पक्के हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट करिए। अगर 10 कमेंट भी आते हैं तो नीचे हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।